नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल कैंपेन पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, टेक्निकल कैंपेन जो कि एक अभियान है फॉर आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, जैसे फिटर, टर्नर एंड मशीनिस्ट के लिए तो है ही फ्रेंड्स। मैं आपको कंफर्म करा दूं, 20% से ज़्यादा आपको कंटेंट इसमें अदर ट्रेड्स के लिए देखने को मिल जाएगा, जैसे वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी। तो जैसे कि आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपने थंबनेल में देखा ही है, डीआरडीओ की, इसरो, ओएफबी, बीएचएल, ओएनजीसी, सेल, डीएमआरसी, इंडियन ऑयल, इसी तरह दोस्तों आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की टेक्नीशियन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। बने रहिए टेक्निकल कैंपेन के साथ। मैं आपको आज बता देता हूं कैसे आपको टेक्निकल कैंपेन को इनरोल करना है, कैसे आपको डे बाय डे अपनी स्किल को बूस्ट करना है। दोस्तों, इस कैंपेन में हम सीखने वाले हैं मोस्ट एमसीक्यू के साथ में नो विद मोर फैक्ट की एक मेथड है, नो विद मोर फैक्ट विद एमसीक्यू के साथ, इन सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कैसे आपको टेक्निकल कैंपेन को ज्वाइन करना है और कैसे आप अपनी स्किल को डे बाय डे बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स जाना है आपको यूट्यूब पर, देन सर्च करना है टेक्निकल कैंपेन एंड सब्सक्राइब करना है, देन प्रेस करना है बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। जैसा कि आपको साइड में लोगो दिख ही रहा होगा टेक्निकल कैंपेन चैनल का, लोगो को देख लेना है, सब्सक्राइब। अगर आप सही लोगो देखकर सही चैनल को सब्सक्राइब किया है तो फाइनली रीच योर स्टडी सेंटर, देन बूस्ट योर स्किल विथ थ्योरी एंड विथ पिक्टोरियल व्यू। पिक्टोरियल व्यू के साथ दोस्तों हम समझेंगे, जानेंगे, जितने भी फैक्ट्स हैं हमारे एमसीक्यू से रिलेटिव, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। हमारा जो उद्देश्य है दोस्तों इस अभियान को चलाने का उद्देश्य यही है कि हम रटने नहीं आए हैं, हम सीखने आए हैं और हमें इस कैंपेन के साथ सीख कर ही जाना है। 10 क्वेश्चन, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, टाइटल 10 क्वेश्चन का है, टॉप 10 क्वेश्चन है, बट टॉप 10 क्वेश्चन के साथ में हमने पर क्वेश्चन के साथ कम से कम 10 क्वेश्चन और भी अपने एडिशनली तौर पर कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, नो विथ मोर फैक्ट जो कि हमारा एक टैगलाइन है उसके साथ में। ठीक है, चलते हैं आज के सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। जैसा कि आपको पता है हमारा पहला क्वेश्चन अधिकतर सेफ्टी से रहता है, तो सेफ्टी से ही हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन हमारा, विच कम्स अंडर फर्स्ट एड, इनमें से कौन सी चीज फर्स्ट एड के अंदर अंदर आती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है ट्रीटिंग ए विक्टिम फॉर ए शॉक, बी ऑप्शन है कंप्लीटिंग ए प्राइमरी सोर्स, सी है असेसिंग ए विक्टिम वाइटल साइंस, और डी है इमीडिएट केयर एंड सपोर्ट गिवन टू इंजर्ड पर्सन। यदि आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा पहले एक बार। झटके के लिए पीड़ित का इलाज किया जाता है। दूसरा है बी, बी आपका ऑप्शन, एक प्राथमिक स्रोत को पूरा करना, मतलब प्राथमिक रिसोर्स है उसको कोई पूरा करना, उसको फॉलो करना, अनुसरण करना उसका। तीसरा है पीड़ित के महत्वपूर्ण संकेतों का आकलन करना। और डी जो हमारा करेक्ट आंसर है इस ऑप्शन का, इमीडिएट केयर करना एंड सपोर्ट गिवन टू इंजर्ड पर्सन। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट एड का जो एम होता है, बात कर लेते हैं फर्स्ट एड आवश्यक क्यों होता है और उसके एम के बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, प्राथमिक चिकित्सा क्यों जरूरी है और इससे क्या फायदे होते हैं। प्राथमिक चिकित्सा एक मामूली या गंभीर बीमारी या चोट से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को दी जाने वाली पहली और तत्काल सहायता होती है। ठीक है, जिसमें जीवन को संरक्षित करने, स्थिति को बिगड़ने से रोकने, रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए देखभाल प्रदान की जाती है। इसका एम क्या होता है, दो तरह से हम प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। उसका एम होता है, जैसे आपको पता ही होगा, मैंने पहले सेशन में भी आपको फर्स्ट एड के एबीसी बताए थे एंड सीपीआर के बारे में बताया था। एबीसी होता है फर्स्ट एड का, इस पे भी क्वेश्चन बेस हो जाता है, कई बार एग्जामिनर इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है और कई बार सीपीआर से पूछ लेता है। ठीक है, एबीसी में पूछ लेगा, जैसे एबीसी फर्स्ट एड एबीसी में ए किसको डिनोट करता है, तो ए करता है एयरवे को, बी करता है ब्रीथिंग को एंड सी करता है सर्कुलेशन को। इसी तरह से दोस्तों सीपीआर भी एक प्रोसेस होता है ड्यूरिंग जो इमरजेंसी के दौरान जो यूज किया जाता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की जो एक, मैं आपको बता दूं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उसके, या सॉरी हार्ट अटैक के कारण उसकी क्या होती है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, तो उसके उस दौरान जो एक प्रोसेस किया जाता है उसको सीपीआर बोला जाता है, जिसको बोला जाता है कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूशन। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस होते हैं जो फर्स्ट एड के दौरान यूज
किए जाते हैं, बट इनके दौरान भी काफ़ी सेफ्टी रखनी होती है। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट एड दिया जाता है एबीसी और सीपीआर के माध्यम से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फर्स्ट एड के जो क्या कारण है, क्यों फर्स्ट एड दिया जाता है और क्या क्या इसके प्रोसेस होते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी प्रक्रिया के साथ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फ्रेंड्स। अब हम जानेंगे फर्स्ट एड में क्या क्या हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो टूल्स वगैरह हमने रखने चाहिए। कई बार एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन पुट कर लेता है। जैसे दे देगा आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ये फर्स्ट एड बॉक्स में होने चाहिए, इनमें से कौन सा नहीं होता है। तो आपको अगर पता है इनमें से क्या क्या फर्स्ट एड बॉक्स में होता है, तभी आप आंसर दे पाओगे, अन्यथा नहीं दे पाओगे। इसलिए ये जान लेना भी बहुत जरूरी है आपके फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए। तो ये देख लेना, आपके बैंडेज वगैरह है और थर्मामीटर है, पट्टी है, बैंडेड टेप्स और सीजर्स वगैरह, ये सारी चीज हमारे जो फर्स्ट एड में होनी चाहिए। इसी माध्यम से दोस्तों, इसी मैथोलॉजी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चीजल विल डिग इनटू द मटेरियल व्हेन। तो चीजल होती है हमारी, वो डिग करती है, गड़ जाती है मटेरियल में। किस पोजीशन में गड़ जाती है? जब, पहला ऑप्शन है जब, व्हेन मतलब जब। पहला ऑप्शन हमारा, द क्लियरेंस एंगल इज टू लो, मतलब क्लियरेंस एंगल बहुत कम होगा तब गड़ जाएगी धातु के अंदर। दूसरा ऑप्शन है हमारा फ्रेंड्स, द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज लो, झुकाव कोण काफी लो होगा, काफी कम होगा तब गड़ जाएगी। तब तो गड़ेगी नहीं, तब तो वो चिप भी ऑफ नहीं करेगी। ठीक है, तो सी है हमारा, रैक एंगल इज मोर, रैक एंगल अधिक होगा। ठीक है, तो डी है हमारा, द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज मोर, इंक्लाइनेशन झुकाव कोण एंगल जो हमारा अधिक होगा तब ये कंडीशन क्रिएट होती है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया, डी इज द करेक्ट आंसर। यदि अभी आपको समझ में नहीं आया तो जानते हैं विस्तार से किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। उससे पहले आपको जान लेना है इंक्लाइनेशन एंगल, क्लियरेंस एंगल, पॉइंट एंगल एंड रैक एंगल। ये 4 एंगल जो आपको दिए गए हैं, इनमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट कर लेता है, और चीजल से अगर क्वेश्चन आए और एंगल से ना पूछे तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये एंगल भी हमने जान लेने हैं। इंक्लाइनेशन एंगल जो होता है चीजल की बिल्कुल सेंटर पॉइंट, जो सेंटर होता है चीजल का, सेंटर से और जो बेस होता है वर्क का, उस बेस से जो झुकाव कोण होता है उसको इंक्लाइनेशन एंगल बोलते हैं। और इसके जो एज से बेस तक ये जो एंगल होता है, ये आपको लिखा हुआ है ए में, ए से डिनोट किया हुआ है, इसको क्लियरेंस एंगल बोला जाता है। और ये जो एंगल आपको वी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है चीजल का, इसको पॉइंट एंगल बोला जाता है। और ऊपर का जो एंगल होता है जिसमें चिप्स निकलता है इधर से, इसको बोला जाता है फ्रेंड, जो वाई से डिनोट किया गया है, इसको रैक एंगल बोला जाता है। तो इन एंगल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जान लेते हैं ये प्रोसेस कब होता है, डिग ऑफ कब होता है। तो ये आपको दिख ही रहा है, यहाँ एंगल आपको कम है, दिख रहा है इंक्लाइनेशन एंगल, और इस इंक्लाइनेशन एंगल को हमने बढ़ा दिया तो क्या हुआ, ये डिग कर गई, मतलब धातु के अंदर गड़ जाती है चीजल। तो यही प्रोसेस होता है, यही पूछा गया हमसे कि किस कंडीशन में धातु के अंदर चीजल गड़ जाती है। या यदि इंक्लाइनेशन बढ़ा दिया जाए तो धातु के अंदर चीजल का जो हमारा एज होगा वो गड़ जाएगा। घटा दिया जाए और प्रॉपर रखा जाए अकॉर्डिंग टू मेटल के हिसाब से, तो हमारा जो प्रोसेस है वो अच्छे से कंप्लीट हम कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको मल्टी टाइम बता दिया, रैक एंगल, निकासी एंगल, जैसे क्लियरेंस एंगल और ये अपने, ठीक है, पॉइंट एंगल वगैरह, इसके मल्टी टाइम बता दिए। तो अभी जो मेरा उद्देश्य था आपको खाली ये समझाना था इसमें इंक्लाइनेशन एंगल किस पोजीशन में होगा, तो आपका जो डिग करेगी चीजल किस पोजीशन में करेगी। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जो कि हैमर से है, बेसिक सा क्वेश्चन है। हैमर मेड फ्रॉम वुड इज नोन एज, जो लकड़ी के हैमर बने होते हैं उनको क्या बोला जाता है? बॉल पेन हैमर बोला जाता है, मैलेट बोला जाता है, स्लेज हैमर बोला जाता है, स्टेट पेन हैमर बोला जाता है। इनमें से कौन सा हैमर बोला जाता है? यदि आपने फिटर, टर्नर या मशीनिस्ट इनमें से मैकेनिकल ट्रेड में से किसी भी ट्रेड से आईटीआई की है तो आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि ये बेसिक सा क्वेश्चन है। यदि आपको इसके बारे में भी नहीं पता तो इसका मतलब आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है दोस्तों।
ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। बॉल पेन हैमर के बारे में मैं आपको बता दूं, रिवेटिंग के लिए बॉल पेन हैमर का यूज किया जाता है। स्लेज हैमर जो यूज किया जाता है ये हैवी कार्यों के लिए यूज करते हैं। स्ट्रेट पेन हैमर का यूज भी हम एक स्ट्रेट पेन हैमर का यूज हम करते हैं किसी प्रोफाइल बनाने के लिए। ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, मैलेट हैमर। ये कोई मतलब इसमें दिया हुआ मेड लकड़ी के जो बने होते हैं, बट ये क्या होता है नायलॉन वगैरह के भी हो सकते हैं, उनको भी मैलेट हैमर बोला जाता है। ठीक है। तो इसका प्रयोग जो कारपेंटर, लकड़ी के जो पूछा गया है तो इसका प्रयोग कारपेंटर वगैरह ज्यादातर यूज करते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, इन वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर द 23 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी वर्नियर डिवीजन। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में 23 डिग्री जो मेन स्केल की होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं वर्नियर स्केल के कितने भागों के बराबर होती है? 10 भागों के बराबर होती हैं, 20 भागों के बराबर होती है, 25 के बराबर होती है, या 12 के बराबर होती है? तो हमने बताना है, यदि आपने वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर यूज किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो हम आपको दर्शन करा देते हैं कैसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर। इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कई बार क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं इसमें, सबसे मेन क्वेश्चंस क्या है जो कई बार डाउट होता है फ्रेंड, काफी फ्रेंड्स को, इसकी जो ये डिस्क होती है और डायल होती है उसको पिवट किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है? पिवट किसके माध्यम से किया जाता है? इन दोनों को पिवट किया जाता है, डिस्क एंड डायल को आपस में पिवट किया जाता है ब्लेड के साथ में। ठीक है, ये ब्लेड के साथ में आपको दिख रहा है लॉकिंग स्क्रू के द्वारा। ठीक है, पिवट तो ये क्या हुआ है, बट जो अटैच किया जाता है वो ब्लेड के साथ में किया जाता है। दूसरी चीज, ब्लेड के से ध्यान ये रखना है, एक साइड में जो एंगल कटा होता है ब्लेड का वो 45 डिग्री पे होता है, दूसरी साइड 60 डिग्री पे होता है। ये भी मल्टी टाइम बार पूछा गया है एग्जाम्स में। और दूसरी चीज जो हमारा क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है, तो उस पे चलते हैं हम क्वेश्चंस पे अपने, क्योंकि ये तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। वर्नियर बेवल चांदे का अंशांकन। ठीक है, तो बात करते हैं, कोणीय मापन लेने के उद्देश्य के लिए डायल की पूर्ण परिधि डिग्री में अक्षांशित होती है। 360 डिग्री बराबर भागों में होता है और 4/4 में होती है, 0 से 90, 90 से 0 में। ये बात भी हमको याद रख लेनी है। ठीक है, प्रत्येक 10वां विभाजन लंबा चिन्हित और अंकित होता है। प्रत्येक डिवीजन 1 डिग्री को दर्शाता है। मेन स्केल का प्रत्येक डिवीजन 1 डिग्री को दर्शाता है। डायल का अक्षांशन मुख्य स्केल विभाजन के रूप में जाना जाता है। मतलब अगर ये आपसे पूछा जाए तो मेन स्केल होती है वो मेन स्केल हमारी डायल पर होती है, डिस्क पर जो होती है वो हमारी वर्नियर स्केल होती है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 23 विभाजन अंतराल, मतलब 23 विभाज वर्नियर पर 12 भागों में बराबर रूप से विभाजित किया जाता है। जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया है, मेन स्केल के 23 डिग्री इक्वल है वर्नियर स्केल के 12 डिवीजन के बराबर। ठीक है, मेन स्केल के 23 में डिग्री इक्वल है वर्नियर स्केल के 12 भागों के बराबर। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है कैसे बराबर है। ये आप अगर वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर यूज करोगे, लाइवली यूज करोगे, तो उसको देख के आप अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। एक वर्नियर बेवल स्केल विभाजन की जो वर्नियर स्केल डिवीजन होती है 23 डिग्री इक्वल, मतलब 23 डिग्री को अगर 12 से भाग करोगे तो क्या आएगा, एक तो पूरा होगा, एक जो आपका पूरा होगा, बट 11 डिग्री और उसके जो भाग उसको 12 से भाग करोगे तो 1.55 मिनट आपका इससे निकल कर आ जाता है। यदि आप इसको 2 डिग्री से घटाते हो, 2 डिग्री क्योंकि इक्वल 24 डिग्री, और जो आपका ये 2 डिग्री में से आप इसको घटाते हो तो इससे आपका क्या आ जाता है, लीस्ट काउंट निकल कर आ जाती है। ठीक है, 2 डिग्री माइनस 23 डिग्री अपॉन 12। तो ये मेन स्केल के जो आपके खाने होंगे, मेन स्केल इसका फॉर्मूला है जैसे कि न्यूनतम गणना 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इससे क्या होता है, ये जो आपकी एक वर्नियर स्केल यहां से यहां तक 0 से 15 ये दिखाया गया है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 23/12। 23/12 एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 23/12। 2 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 2 डिग्री। 2 डिग्री माइनस 23/12 इक्वल टू 1 डिग्री अपॉन 12। तो इससे आपका क्या निकल के आ जाता है, 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट के बराबर होता है। 60 ऊपर हो जाएगा, नीचे 12 हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 12 पंजे 60। तो 5 मिनट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपके माइंड में सेटअप हो गया होगा।
ठीक है। अगर यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, पॉज करने के बाद दोबारा से समझिएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसी मेथड के साथ दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन स्टेनलेस स्टील रजिस्ट कोरोजन मतलब जंग ड्यू टू। स्टेनलेस स्टील जो एक रेजिस्टेंट होता है, विरुद्ध होता है जो जंग के, मतलब क्यों जंग उस पर नहीं लगता है, मतलब ये पूछा गया है स्टेनलेस स्टील में ऐसा कौन सा तत्व होता है जिसके कारण जंग नहीं लगता है। कार्बन होता है, कार्बन की उपलब्धता के कारण, मैग्नीज की उपलब्धता के कारण, क्रोमियम की उपलब्धता के कारण, या सल्फर की उपलब्धता के कारण। इसमें से हमने बताना है, यदि आपने स्टेनलेस स्टील के जो इसके एलिमेंट्स हैं, क्या क्या इसमें कंपोजिशन होते हैं पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो जान लेते हैं फ्रेंड। इसमें आप बात करते हैं क्या क्या होता है। जो कि एक जंगरोधी इस्पात में क्रोमियम की जो होती है, जंगरोधी इस्पात में जंगरोधी इस्पात मतलब स्टील में क्रोमियम की 10.5% की न्यूनतम मात्रा में इसे संरक्षण प्रतिरोध का गुण प्रदान करती है। संरक्षण मतलब जंग का विरोध करने वाली जो धातुएं हैं वो तांबा है जिसपे जंग नहीं लगता, जस्ता, एल्युमिनियम, सीसा, जंगरोधी इस्पात, क्रोमियम आदि धातुएं संरक्षण प्रतिरोधी होती हैं। ठीक है। इसी तरह से जो क्रोमियम की बात करते हैं, क्रोमियम जैसे कि हमारा आंसर है इसका, यह जंग के प्रभाव के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है, अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। ठीक है। और यह लंबे समय तक अपना उच्च परिष्करण और रंग को बरकरार रखता है। इसीलिए जो स्टेनलेस स्टील हमने आपकी स्टेनलेस स्टील के आपके स्टील रूल हैं उसके ऊपर भी क्रोमियम की परत होती है, इसीलिए उसके ऊपर जो फ्रेंड्स जंग नहीं लगता। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द ग्राइंडिंग व्हील ऑफ A60 GR7 B23 V स्टैंड 4, इनमें से B किसको डिनोट करता है, इसमें ये पूछा गया है। यदि आपको ग्राइंडिंग व्हील चैप्टर क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आगे इसका एक ग्राइंडिंग से रिलेटिव लॉन्ग लेक्चर लेकर आने वाले हैं जिसमें आपको काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे इसके बारे में, ग्राइंडिंग के बारे में। पहला ऑप्शन है फ्रेंड रेजोनाइट बॉन्ड, बी है रबर बॉन्ड, सी है सैलिक बॉन्ड एंड डी है सिलिकेट बॉन्ड। इनमें से कौन सा डिनोट करता है बी को, यदि आपको पता है तो आई होप आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। यदि आपने नहीं, आपका अभी तक बेसिक क्लियर है तो आप बने रहें टेक्निकल कैंपेन के साथ, डेली टेक्निकल कैंपेन को ज्वाइन करें। फेसबुक पर हमारा चैनल है टेक्निकल कैंपेन के नाम से। यदि आपको चैनल ढूंढने में कोई परेशानी हो रही तो आप सीधा सीधा गूगल पे जाइएगा, गूगल बाबा आपको अच्छे से टेक्निकल कैंपेन के पास पहुंचा कर आएंगे। लेकिन आपको करना क्या है, हैशटैग टेक्निकल कैंपेन विदाउट स्पेस, टेक्निकल कैंपेन के बीच में विदाउट स्पेस हैशटैग टेक्निकल स्पेस सर्च करना है गूगल पर। तो उसमें जैसे आप टॉप में देखोगे सबसे पहले हमारा फेसबुक का ग्रुप आ जाएगा, जो हमारा फेसबुक पेज है। उसके बाद आपको हमारी जितनी भी सारी वीडियो अभी तक अपलोड हो रही हैं यूट्यूब पर, वो सारी वीडियो आपको गूगल बाबा प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। तो चैनल को सर्च करना काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यदि फिर भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था बी डिनोट करता है, तो बी जो दोस्तों डिनोट करता है वो रेजोनाइट बॉन्ड को करता है। इसके साथ ही हमें जान लेने हैं जो हमारे विट्रीफाइड बॉन्ड हो उसको बी से डिनोट करते हैं, रबड़ बॉन्ड आर से डिनोट करते हैं, और सिलिकेट बॉन्ड को एस से करते हैं, रेजिनोइड बॉन्ड को बी से किया जाता है, सैलिक बॉन्ड ई से डिनोट किया जाता है, धातु आबंध मेटल बॉन्ड को एम से। तो फ्रेंड्स आई होप आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसके साथ में आपके 6 से 7 क्वेश्चंस और कंप्लीट हो जाते हैं, और साथ ही हम इसके बारे में विस्तार से और जानेंगे। इसमें जो पूरा एक इसका स्ट्रक्चर है ग्राइंडिंग व्हील का, वो क्या क्या होता है, किस तरीके से इसका हम स्पेसिफिकेशन किया जाता है ग्राइंडिंग व्हील का। ठीक है, जानते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या दिया होता है 51, ये पूरा नंबर होता है सीक्वेंस के हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस है ये। तो सबसे पहले क्या होता है 51, जो कि एक मैन्युफैक्चरर का सिंबल होता है, हमें इसको हटा देना है क्योंकि ये ऑप्शनल है, मतलब इसको पढ़ो या मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम छोड़ दो, इससे कभी एग्जाम में पूछता नहीं है। मेन आता है हमारा ए क्या होता है हमारा, ए हमारा एब्रेसिव टाइप, जो कि ए डिनोट करता है एल्युमिनियम ऑक्साइड को। ठीक है, ए डिनोट करता है एल्युमिनियम ऑक्साइड को, और सी आ जाता है तो सी सिलिकॉन कार्बाइड।
दूसरा आता है आपका दोस्तों ग्रेन साइज। ग्रेन साइज आपका जैसे यहाँ 36 है, 36 आता है मीडियम में। कोर्स में आता है 10 से 24 तक कोर्स ग्रेन साइज होते हैं, कोर्स के होते हैं ग्रेन साइज। 30 से 60 तक मीडियम होता है। 70 से 180 तक फाइन में आते हैं, फाइन में तक काउंट किया जाता है। एंड 220 से 600 तक हम काउंट करते हैं वेरी फाइन में, वेरी फाइन के ग्राइंडिंग व्हील में। तीसरी जो टर्म आती है जो हमारी काम की है वो ग्रेड है। ग्रेड में आता है एल। एल ग्रेड का हम मानते हैं इसको मीडियम में। सॉफ्ट ग्रेड हम काउंट करते हैं ए से एच तक, सॉफ्ट में काउंट करते हैं फ्रेंड्स। और एच के बाद आई से पी तक, आई से पी तक काउंट करते हैं हम मीडियम में। एंड पी के आखिरी के जितने भी हैं इनको हम सबको काउंट करते हैं हार्ड ग्रेड में। और उसके बाद जो हमारा एक नंबर आता है 5, जैसे कि एल के बाद अब बात आती है 5 पर। 5 क्या होती है, ये हमारी स्ट्रक्चर होती है। जैसे 5 जो है हमारा ये डेंस स्ट्रक्चर का है। डेंस स्ट्रक्चर जो होती है हमारी 1 से 8 तक होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होती है। और ओपन स्ट्रक्चर जो होती है हमारी 9 से 15 तक होती है। ठीक है, इसके बाद में 1 2 और हो सकती है ओपन स्ट्रक्चर की, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि 15 तक ही होती है, 16 भी हो सकती है किसी किसी में, ये वेरिएशन हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो लास्ट जो हमारा आता है वो बॉन्ड आता है। सबसे पहले एब्रेसिव था, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो आखिरी हमारा इसमें आता है वो बॉन्ड आता है। बॉन्ड जैसे विट्रीफाइड बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, रबर बॉन्ड, रेजोनेट बॉन्ड, ई सैलिक बॉन्ड और ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड, जैसे कि हमने अभी बॉन्ड के बारे में ही पढ़ा था। और 23 भी क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट मार्किंग होती है, इसको भी हमें काउंट नहीं करना है। आई होप ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन किस तरीके से करना है, किस तरीके से दिया जाता है। यदि आप मार्केट में ग्राइंडिंग व्हील खरीदने जाते हैं, आपको स्पेसिफिकेशन के बारे में नहीं पता है, तो आप ग्राइंडिंग व्हील आसानी से परचेज नहीं कर पाओगे। यदि आपको स्पेसिफिकेशन क्लियर है तो आप आसानी से ग्राइंडिंग व्हील चूज कर सकते हो। इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लिमिट ऑफ ए होल आर 50.000 mm में है सारी पोजीशन एंड 50.047 एंड दैट ऑफ द शाफ्ट आर। अब ये तो थी होल के बारे में, अब बात करते हैं शाफ्ट की। शाफ्ट की 50.015 एंड 49.987। द मैक्सिमम क्लियरेंस पॉसिबल हो सकता है फॉर द असेंबली। पूछा गया इनमें शाफ्ट की टॉलरेंस और होल की टॉलरेंस दी गई है। पूछा गया मैक्सिमम क्लियरेंस पॉसिबल हो सकता है, कितना मैक्सिमम क्लियरेंस पॉसिबल हो सकता है ये पूछा गया। और आल जो जितनी भी डायमेंशन है गिवन है mm में। ठीक है, तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कितना हो सकता है। यदि आपको पता है तो मैं क्लियर आपको बता देता हूँ, आसानी से आप कर पाओगे। 50 पॉइंट ये तो हो गई हमारा बेसिक। इसके ऊपर जो प्लस की टॉलरेंस है 047 हो गई, ये हमारी होल के बारे में बात करता है। और जो इसमें हम मैक्सिमम क्लियरेंस काउंट करते हैं वो काउंट करते हैं 40.987 से। तो 49.8.7 में से इसको इसमें से घटा देंगे तो हमारी जो मैक्सिमम क्लियरेंस निकल कर आएगा वो आ जाएगा 0.60 mm। ठीक है, जान लेते हैं किस तरीके से आएगा। फ्रेंड्स ये होती है हमारे साथ में जानी है कुछ फिट। जैसे कि हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन की कैलकुलेशन तो हमारी ये रही। ठीक है, अधिकतम अंतराल मतलब अधिकतम क्लियरेंस, छिद्र की ऊपरी सीमा यानी कि हाई लिमिट एंड शाफ्ट की लो लिमिट। तो क्या हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था 50.047 माइनस 49.987 तो निकल कर क्या आ जाता है 0.06। लास्ट में 6 के 0 लगाओ या मत लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जो करेक्ट आंसर आ गया हमारा 0.6060। ये कुछ फिट्स दिखाई गई हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। किसी भी मैचिंग पार्ट्स को जैसे कि होल एंड शाफ्ट है को फिट करते हुए इन 3 प्रकार के फिट्स का यूज किया जाता है, जैसे क्लियरेंस फिट, और हमारी दूसरी है इंटरफेरेंस फिट, और तीसरी हमारी ट्रांजिशन फिट। क्लियरेंस में क्या होता है, हमेशा क्लियरेंस होता है, स्लाइडिंग क्लियरेंस हो सकता है या रोलिंग क्लियरेंस हो सकता है। और इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटरफेरेंस का आपको पता ही होगा, इंटरफेरेंस में फिट किस प्रकार की होती है, श्रिंकेज टाइप की होती है। जैसे आपको पता होगा, जैसे कि जो ट्रेन का व्हील होता है, इसमें क्या होता है आपको दिखाया गया है, ये जो शाफ्ट है ये तो क्लियरेंस वाली है, बट इंटरफेरेंस में जो दिया गया होल का साइज छोटा होता है, शाफ्ट का साइज बड़ा हो जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, शाफ्ट के साइज होल के साइज को अंदर थोड़ा गर्म कर लो या शाफ्ट के साइज को गर्म कर लो, उसके बाद फोर्स फिट द्वारा इसके अंदर आती है फोर्स फिट, भारी ड्राइव फिट और लाइट ड्राइव फिट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं
इसी प्रकार ट्रांजिशन फीड जो होती है उसमें कभी कभी क्लियरेंस होता है, निकासी मतलब क्लियरेंस, और कभी कभी इंटरफेरेंस होता है। इसमें आती है पुश फिट्स वगैरह। ठीक है, जैसे आपको दिखा तंग फीड, प्रेरित फीड, ये हिंदी में दिया गया। आपको आई होप हिंदी थोड़ी सी क्रिटिकल लग रही होगी, बट मैंने सोचा आज आपको हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड करा देता हूँ। इंग्लिश में पढ़ते पढ़ते आप भी थोड़ा बोर हो गए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, CLA वैल्यूज एंड RMS वैल्यूज आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। इनमें से जो CLA की वैल्यू है, RMS वैल्यू है, वो मेजरमेंट करती है, किस चीज का मेजरमेंट करती है? मेटल की हार्डनेस का मेजरमेंट करती है, शार्पनेस ऑफ एज का मेजरमेंट करती है, सरफेस डायमेंशंस का मेजरमेंट करती हैं, या सरफेस की रफनेस का मेजरमेंट करती हैं। फ्रेंड्स, आपने अगर रेफरेंस जो सरफेस रफनेस वाला चैप्टर है आपको क्लियर है, अच्छी बात है। नहीं है तो आप बने रहे टेक्निकल कैंपेन के साथ, डे बाय डे सारे चैप्टर आपके क्लियर करा देंगे जब तक एग्जाम इसरो का होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो सरफेस की रफनेस है। डी इज द करेक्ट आंसर। ये एक प्रक्रिया है विनिष्क्रमण, चाहे कोई विनिष्क्रमण मतलब मशीनिंग प्रोसेस, चाहे किसी प्रोसेस से हो, उसके बाद जो एक मतलब फाइन जो एक्यूरेसी है, फाइन सतह परिष्करण है, उसके लिए मेजरमेंट के लिए, या फिर उसके बाद ग्राइंडिंग होती है, ग्राइंडिंग के बाद लैपिंग वगैरह होती है, उसकी जो सतह की रफनेस है चेक करने के लिए एक वैल्यू निर्धारित की जाती है। तो दो टाइप से होती है, इसको RMS होती है, एक CLA होती है। CLA मतलब केंद्रीय रेखा, सेंटर लाइन एवरेज, ठीक है, और RMS होती है, और दो टाइप्स की होती हैं। CLA मतलब RA वैल्यू, और इसी तरह से दोस्तों इसके में काउंट किया जाता है अधिकतम शीर्ष से गर्त की ऊंचाई, अधिकतम कितना शीर्ष जा रहा है और गर्त कितना जा रहा है। इसी तरह से इसमें दिया जा रहा है प्रतिरूप के 5 उच्चतम शीर्षों की, और ये प्रतिरूप के 5, फिर उसके बाद एवरेज लिया जाता है, जो 5 एवरेज हैं, अप वाले 5 डाउन वाले, उनका एवरेज काउंट किया जाता है। इस तरीके से काउंट किया जाता है। सतह रुक्षता के मान को माइक्रोमीटर में व्यक्त किया जाता है। जब इतनी एक्यूरेसी है तो माइक्रोमीटर में ही व्यक्त किया जाएगा, ये तो सीधी सी बात है। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फोर्जिंग प्रोसेस इन विच द लेंथ ऑफ फोर्ज रिड्यूसेस एंड क्रॉस सेक्शन इंक्रीज इज कॉल्ड। फोर्जिंग प्रोसेस जो होता है इनमें से जो लेंथ को रिड्यूस करता है एंड क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करता है, कौन सा होता है? जगह है, अपसेटिंग बोला जाता है, ड्राइंग आउट बोला जाता है, शॉर्टनिंग होता है, ड्रिफ्टिंग होता है। इनमें से कौन सा प्रोसेस होता है? फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस होता है अपसेटिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें लेंथ को रिड्यूस कर दें, लंबाई को कम कर कर क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज किया जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज अपसेटिंग प्रोसेस। जान लेते हैं कैसे होते हैं ये प्रोसेस। सबसे पहले ड्राइंग आउट प्रोसेस देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस करके, सॉरी, क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस करके लंबाई को इंक्रीज किया जा रहा है, ये होता है हमारा ड्राइंग आउट प्रोसेस। एंड लंबाई को डिक्रीज करके क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करना, ये हमारा कहलाता है अपसेटिंग प्रोसेस। आई होप इस कंसेप्ट के साथ आप काफी कुछ सीख रहे होंगे, अपने डाउट क्लियर कर रहे होंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आज ही चैनल को ज्वाइन करिएगा, और अपने जितने भी फ्रेंड्स टेक्निकल बैकग्राउंड के उनको भी शेयर करिएगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो, ये मैथोलॉजी अच्छी लगी हो, तो फ्रेंड्स लाइक भी साथ में कर दीजिएगा। ठीक है, ड्रिफ्ट, इसी प्रकार ड्रिफ्टिंग का प्रोसेस होता है। ड्रिफ्टिंग पहले से बनाए गए छिद्र को बड़ा करने की प्रक्रिया है। इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को ड्रिफ्ट कहा जाता है। ठीक है, ये ड्रिफ्ट हमारा ड्रिल वाला ड्रिफ्ट नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यदि को ऑप्शन में पूछा जाए पहले से किए हुए होल को और बड़ा करने के लिए ऑप्शन में ड्रिफ्ट है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं हो कि ड्रिफ्ट तो यार वो स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए है, वो ड्रिफ्ट है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं, इसको भी ड्रिफ्ट बोला जाता है। इसके द्वारा जो प्रक्रिया होती है उसको ड्रिफ्टिंग बोला जाता है, तो आपस में कंफ्यूज नहीं होना है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टूल मूवमेंट विद रेफरेंस टू द एक्सिस इन द टेलीस्कोप ऑफसेट मेथड। टेलीस्कोप ऑफसेट मेथड में जो टूल किस एक्सिस में मूव करता है ये पूछा गया है। ऑफसेट मेथड मतलब जब टेपर टर्निंग की जाती है टेलीस्कोप ऑफसेट मेथड द्वारा, पैरेलल में करता है या इंक्लाइन 45 डिग्री पे करता है या इंक्लाइन 60 डिग्री पे करता है, परपेंडिकुलर करता है। परपेंडिकुलर ये सब तो आपको पता ही है फ्रेंड। इसके मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले जो स्टीप टेपर के लिए हम
प्रोसेस यूज करते हैं वो कंपाउंड रेस्ट द्वारा किया जाता है टेपर काटने के लिए, स्टीप टेपर मतलब छोटी टेपर के लिए। उसके बाद आता है हमारा ऑफसेट मेथड, जो प्रीफर करते हैं जिसके लिए हमें किसी अटैचमेंट की जरूरत नहीं होती। ये तो एसेसरी है, इसको अटैचमेंट नहीं बोलते। टेलीस्टोक को हम अटैचमेंट नहीं बोलते, ये हमारी एक एसेसरी है, ये भी हमें ध्यान रख लेना है। तो फिर उसके बाद यूज करते हैं टेलीस्टोक ऑफसेट मेथड, ये कम टेपर के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद जो तीसरा जो हमारा टेपर का मेथड है फ्रेंड्स, वो आता है हमारा टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा। ठीक है, तो हमें ये जो टेपर कटिंग के प्रोसेस हैं ये भी अच्छे से जान लेने हैं, पता होना चाहिए इनके बारे में। तो इसमें पूछा गया है टेलीस्टोक ऑफसेट मेथड में जो टूल मूव करता है किस पोजीशन में करता है, तो पोजीशन उसकी होती है पैरेलल, पैरेलल में मूव करेगा। और कैसे करता है हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। टेलीस्टोक मेथड में क्या होता है, इसमें जो ये लाइव सेंटर है, ये सॉरी हमारा हेड स्टोक का, चेक में हेड स्टोक है, हेड स्टोक साइड में लाइव सेंटर इधर होता है, इधर डेड सेंटर। ठीक है, तो इसका जो सेंटर आप देख रहे होंगे काफी आउट है, इसकी सेंटर लाइन ये जा रही है ऊपर से और इसकी सेंटर लाइन नीचे से। तो ये टेलीस्कोप क्या है, ऑफसेट किया हुआ है, जैसे कि यहाँ मैंने आपको दिखाया हुआ है। इसकी जो ग्रेजुएशन हुई है, कई बार आपको इसमें भी डाउट होता है ग्रेजुएशन किस मतलब जो इसकी डेविएशन है क्या होती है, यूनिट्स से क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं क्लियर, ये एमएम में ही होती है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, 10 mm इधर 10 mm इधर दोनों साइड में, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, किसी में 5-5 mm भी होती है। ठीक है, इसमें हमने क्या देखना है, हमने अपने ऑप्शन के हिसाब से क्या देखना है, टूल, टूल की डायरेक्शन कैसे दिखा रहा है, ये फीड, डायरेक्शन ऑफ फीड, टूल किस तरह से मूव कर रहा है, टूल मूव कर रहा है पैरेलल। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में भी पूछा गया था ऑप्शन मेथड में टूल किस तरह मूव करता है। तो आई होप आपने देख भी लिया, साक्षात दर्शन कर लिया उसके। तो दोस्तों इसी प्रकार इसी मैथोलॉजी के साथ सेशन को अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए बने रहें टेक्निकल कैंपेन के साथ। आई होप आज का सेशन आपको काफी लाभप्रद साबित होगा आपके एग्जाम्स के लिए। आप एग्जाम में जाओगे, जब आपको जाकर देखोगे एज इट इज आपको इसी तरीके क्वेश्चन, जिस तरीके से क्वेश्चन मैं आपको पुट करता हूँ, इसी तरीके से क्वेश्चन एज इट इज आपको एग्जाम्स में रखे हुए मिलेंगे। तब आपको ध्यान आएगा कि टेक्निकल कैंपेन के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ हमें हासिल हुआ है। दोस्तों मैं यही चाहता हूँ, आपसे मेरी गुजारिश है आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और चाहते हैं इनमें से किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करना, टेक्निकल एग्जाम्स को क्रैक करना। तो बने रहें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल कैंपेन।